आवर चैनल अप्रतिम लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भगत आंदोलन। भगत आंदोलन भगत आंदोलन जो है यह राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र में वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है दोस्तों? वागड़ प्रदेश। इस वागड़ प्रदेश में, जिसको वागड़ भी कहा जाता है, दो क्षेत्र आते हैं, एक बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। क्या नाम है दोस्तों? डूंगरपुर। ये दोनों जो है वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और क्षेत्र है, उसका नाम है मेवाड़ क्षेत्र, और चौथा है गुजरात। क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है यहाँ पे गुजरात की सीमा को टच करते हैं, इसलिए जो भी किसान आंदोलन, जो भी जनजातीय आंदोलन यहाँ पर चलाए गए थे, उसमें ये जो गुजरात का और राजस्थान का जो सीमा प्रदेश है, वहाँ पर भी ये आंदोलन भरपूर तरीके से चलाए गए। अब जनजातियों ने आंदोलन क्यों चलाए? तो राजस्थान में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्यतः सबसे अधिक जनसंख्या है मीना जनजाति की, उसके बाद भील जनजाति, इसके अलावा ग्रासिया जो कि सिरोही में पाए जाते हैं, और इसके अलावा सहरिया जनजाति। सहरिया कहाँ पाए जाते हैं अधिकांशतः? 12 जो जिला है उसकी किशनगंज तहसील में अधिकांशतः सहरिया पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जितने भी भील आंदोलन हुए या राजस्थान में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, उनमें अधिकांशतः जो आंदोलन है वो भील जाति से संबंधित है। भील जो है अपना संपूर्ण कार्य या खाने पीने के जो सामान है वो वनों से प्राप्त करते थे, लेकिन जब से राजस्थान में अंग्रेज आए हैं तब से इनका जीना हराम कर रखा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे अधिनियम लाए वनों के ऊपर, जैसे वनों के जो उत्पाद है उनको आप नहीं ले सकते हो, तो भीलों की जो इनकम है, जो आय है, वो बहुत ही कम हो गई थी। साथ ही साथ ये इनका जीना जो है दुष्कर हो गया था। तो राजस्थान में इन भीलों में सामाजिक चेतना जगाने का, सामाजिक चेतना एवं जन जागरण, भीलों में सामाजिक चेतना और जन जागरण का प्रयास किसने किया था? सबसे पहले गोविंद गिरी ने। किसने किया था दोस्तों? गोविंद गिरी जो है, इन्होंने ही भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। भगत आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किया गया था। गोविंद गिरी के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। गोविंद गिरी जो है, इनका जन्म, गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जो जिला है उसके बांसिया नामक ग्राम पर हुआ था। डूंगरपुर जिले के बांसिया नामक स्थान पर गोविंद गिरी का जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। तो गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था? जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया या जिसको बेड़सा ग्राम भी कहा जाता है, बेड़सा ग्राम, जो कि कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर। तो गोविंद गिरी का जन्म सन 1858 ईस्वी में बांसिया बेड़सा ग्राम, जो कि डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में हुआ था। गोविंद गिरी जो है बंजारा जाति के थे। किस जाति के थे दोस्तों? बंजारा जाति। इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल पूछा गया है। रीट का जो एग्जाम हुआ था अभी 2019 में, उसमें पूछा गया था कि गोविंद गिरी जो है, 2018 में हुआ था कि गोविंद गिरी किस जाति के थे? तो गोविंद गिरी बंजारा जाति के थे। अब गोविंद गिरी के मन में क्या इच्छा हुई कि उन्होंने भीलों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो गोविंद गिरी जो है ये 1881 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले थे। कहां पर? उदयपुर में जब स्वामी जी पधारे थे, तब गोविंद गिरी की मुलाकात जो है स्वामी जी से हुई। तब इन्होंने स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर जो ये
दक्षिणी क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र वागड़ क्षेत्र और गुजरात का जो समीपी क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने भीलों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया तथा भीलों में सामाजिक चेतना और नव जागरण जगाने का प्रयास किया, साथ ही साथ इनको शिक्षित करने का भी प्रयास किया। इस प्रयास के तहत इन्होंने 1883 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की जिसे संप सभा कहा गया था। क्या कहा गया दोस्तों? संप सभा। संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा। अब ये संप जो है, ये संप वर्ड का क्या अर्थ है? संप एक गुजराती वर्ड है, क्योंकि ये डूंगरपुर के निवासी थे और डूंगरपुर जो है गुजरात की सीमा को छूता है। तो संप का तात्पर्य होता है आपसी भाईचारा। क्या होता है दोस्तों? आपसी भाईचारा या एकता, यानी कि एकजुट होकर रहने का जो संदेश है गोविंद गिरी ने भीलों या आदिवासियों को दिया, ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर वह आसानी से लड़ सके। तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की 1883 ईस्वी में। इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1903 ईस्वी को। 1903 ईस्वी को कब हुआ दोस्तों? 1903 ईस्वी को संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़, कहां पर हुआ? मानगढ़ की पहाड़ी पर, जो कि कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। तो चूंकि इनका जो आंदोलन क्षेत्र है वह दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों आते हैं। तो मानगढ़ जो नामक स्थान है, वहां पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन इन्होंने आयोजित किया गया और इन्होंने कसम खाई कि हम प्रत्येक वर्ष इस मानगढ़ नामक स्थान पर मिलेंगे और भीलों में सामाजिक चेतना को जगाएंगे, उनमें शिक्षा का प्रचार करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया संप सभा का? 1903 ईस्वी में मानगढ़ में। और ये इस दिन आश्विन मास की पूर्णिमा थी। क्या थी दोस्तों? आश्विन मास की पूर्णिमा को 1903 ईस्वी में बांसवाड़ा मानगढ़ में जो है गोविंद गिरी द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। क्योंकि ये अधिवेशन आयोजित किया गया तो इसमें अधिक मात्रा में भील या आदिवासियों ने भाग लिया। इस वजह से जो अंग्रेज अधिकारी बैठे थे उस समय और मेवाड़ राज्य के जो अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि अधिक मात्रा में अगर भील इकट्ठे हो गए या आदिवासी इकट्ठे हो गए तो ये अपनी मनमानी चलाएंगे। तो इसलिए गोविंद गिरी को यहाँ से मानगढ़ बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1903 को। और इनको कहाँ भेज दिया गया? अहमदाबाद जेल में इनको भेज दिया गया। 10 वर्षों की सजा। कितने वर्षों की? 10 वर्षों की सजा दी गई 1903 ईस्वी में और इनको अहमदाबाद जेल में भेज दिया। अब 10 वर्ष बाद हम देखें, 1903 के 10 वर्ष बाद यानी 1913 ईस्वी में वापस जो है गोविंद गिरी छोड़कर आए। तो अब 1913 की हम बात करते हैं। 1913 ईस्वी में जब गोविंद गिरी पुनः अहमदाबाद जेल से छूटकर आए तो इन्होंने आते ही क्या किया? मानगढ़ बांसवाड़ा जो स्थान है वहां पर संप सभा का दूसरा अधिवेशन किया। 1913 ईस्वी में संप सभा का सेकंड अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? दूसरा अधिवेशन आयोजित किया उसी स्थान पर, यानी कि मानगढ़ बांसवाड़ा में। संप सभा का दूसरा अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1913 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों? 1913 ईस्वी में। क्योंकि 1903 से लगाकर 1913 तक इनको अहमदाबाद जेल में भर्ती रखा गया था। 1913 को जब ये छूट के आए तो इन्होंने वापस एक आयोजन स्टार्ट किया। 8 नवंबर को ये इकट्ठा हुए। इसी दिन वही आश्विन पूर्णिमा के दिन आश्विन पूर्णिमा के दिन ये इकट्ठे हुए यहाँ पर और इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। सब लोग सभा के रूप में एकत्रित हुए। यहाँ पर इन गोविंद गिरी के सबसे प्रमुख शिष्य जिनका नाम था पुंजा धीर जी। क्या नाम था दोस्तों? पुंजा धीर जी। ये भी यहाँ पर थे।
इसके साथ साथ इनके सहयोगी भी थे जिसका नाम था सुरजी भगत, सुरजी भगत, और एक और थे सूरमा भगत। ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगत आंदोलन से संबंधित गोविंद गिरी के अलावा कौन कौन थे, तो पूंजा धीर जी नाम फेमस है क्योंकि ये इनके प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा सुरजी भगत हैं। सुरजी भगत ने क्या किया था कि जो मेवाड़ क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर जो जनजातियां हैं उनमें एक प्रकार से नव चेतना जगाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये पूंजा धीर जी का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इनके प्रमुख शिष्य थे। तो पूंजा धीर जी, अब क्या हुआ कि जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए मानगढ़ नामक स्थान पर, तो वापस जो मानगढ़ में पुलिस अधिकारी बैठा था गुल मोहम्मद, क्या नाम था दोस्तों उसका, गुल मोहम्मद। अब ये जो गुल मोहम्मद साहब है, ये यहाँ पर मानगढ़ में आए चेक करने के लिए कि भाई जो लोग बैठे हैं वो हिंसक तो नहीं हो रहे हैं या सभा शांत रूप में चल रही है नहीं चल रही है। तो ये यहाँ पर अंग्रेजों के कहने पे चेक करने आए। लेकिन मानगढ़ में बैठे जो लोग थे, समसभा का दूसरा आयोजन हो रहा था, इनको मार दिया वहीं पर। जब ये मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तो इनको वहां पर मार दिया गया। जब ये खबर अंग्रेजों के पास पहुंची, जब ये खबर अधिकारियों के पास पहुंची, तो उन्होंने एमबीसी मेवाड़ भील कोर, ये एक बटालियन थी, मेवाड़ भील कोर बटालियन, जिसकी स्थापना 1841 ईस्वी में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में अधिकांशतः जनजातियां जिसमें भील निवासी थे, तो उनको उनके द्वारा आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, तो उनको रोकने के लिए एमबीसी का गठन किया था 1941 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का। तो इस मेवाड़ भील कोर ने आते ही ये जो यहाँ पर संप सभा में लोग इकट्ठा हो रखे थे उन पर गोलीबारी चलाना प्रारंभ कर दिया। तो गोलीबारी चलाई, तो इस गोलीबारी में कितने लोग मारे गए? 1500 से अधिक लोग इस गोलीबारी में मारे गए। और ये घटना इतिहास में क्या कहलाती है? भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना क्या कहलाती है? भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलियांवाला बाग में आप सभी को पता है 1919 ईस्वी में रोलेट अधिनियम जो लाया गया था सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला, जो कि कहां पर स्थित है? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास में एक बाग स्थित है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे थे, तो इन लोगों पर जनरल ओ डायर द्वारा गोलीबारी की गई थी। तो इसी प्रकार से ये गोलीबारी कहाँ की गई? मानगढ़, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, इसलिए भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 1500 से अधिक लोग मारे गए राजस्थान में इस हत्याकांड के दौरान। इस प्रकार गोविंद गिरी के बारे में हमने देखा, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो संप सभा की स्थापना की गई थी उसके बारे में भी, उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, और साथ ही साथ इस मानगढ़ बाग जो कि बांसवाड़ा में स्थित है वहां पर भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें गोलीबारी में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा एक बहुत बात है, भगत पंथ। इस भगत पंथ की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? गोविंद गिरी के द्वारा। भगत पंथ की स्थापना भी गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी 1911-12 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने राजस्थान का जो भगत आंदोलन है जो कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में किया गया था, इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई 1883 में, और प्रथम अधिवेशन 1903 में, और दूसरा अधिवेशन जो है 1913 ईस्वी में किया गया था। अब ये जो क्षेत्र है मानगढ़ बांसवाड़ा में 2 सितंबर 2002 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर शहीद स्मारक की स्थापना की गई। शहीद स्मारक कब स्थापित किया गया था? ये 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके 10 वर्ष बाद 2012 में जब मानगढ़ हत्याकांड या जो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके शताब्दी वर्ष
पूरे होने पर यहाँ पर एक बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना भी की गई। बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई थी? मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर बॉटेनिकल गार्डन। इसके अलावा राजस्थान में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। पहले वह उदयपुर में स्थापित होने वाली थी, लेकिन ये जो गोविंद गिरी हैं जिन्होंने भील आंदोलन चलाया था, इसलिए इनके आधार पर इनके नाम से ही गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कहां पर दोस्तों? डूंगरपुर में। डूंगरपुर के ये रहने वाले थे गोविंद गिरी जी, और इनकी याद में गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की गई थी डूंगरपुर में। इस प्रकार हमने सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड थे वो देख लिए। इस प्रकार हमारा जो भगत आंदोलन है वह समाप्त होता है, और अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का दूसरा जनजातीय आंदोलन, जिसे एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। अब एकी आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीलों में या आदिवासियों में एकता स्थापित करने वाला था ये आंदोलन। और भोमट भील आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? भोमट भील आंदोलन के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि ये जो आंदोलन है वह भूमट क्षेत्र, ये भूमट क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? ये जो भूमट क्षेत्र है वो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग, और साथ ही साथ इसमें दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसमें चित्तौड़गढ़ भी सम्मिलित है। तो राजस्थान का जो भूमट क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग में, इस वजह से इस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन कहा गया। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वापस बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर हो गया इस तरफ, और ये बांसवाड़ा, ये दोनों क्षेत्र है। इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ जो है वो भी यहाँ पर सम्मिलित था। तो आइए हम शुरू करते हैं एक बार। तो एकी आंदोलन और जो भोमट भील आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। क्या था नाम था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत जी। ये जो मोतीलाल तेजावत जी हैं, पहले इनके बारे में हम कुछ बातें देख लेती हैं। तो एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर जो राज्य है, उदयपुर राज्य के झाड़ोल तहसील, उदयपुर राज्य की जो झाड़ोल ठिकाना है, उस झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में, कोलियारी गांव, कौन सा गांव है दोस्तों? कोलियारी। तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में हुआ था। और ये जो झाड़ोल है, झाड़ोल ठिकाना जो है, इनकी गतिविधियों का जो आंदोलन गतिविधियां है, इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? झाड़ोल ठिकाना। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत जी जिन्होंने एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन चलाया था, वह किस क्षेत्र में चलाया था? तो और उनका मुख्य केंद्र कौन सा था? झाड़ोल ठिकाना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था जन्म, जो कि झाड़ोल ठिकाने में स्थित है उदयपुर राज्य में। इन्होंने क्या किया यहाँ पर? इस क्षेत्र में, ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर जो भील जनजाति निवास करती थी, उनकी कुछ शिकायतें थी। ये कुल कितनी शिकायतें थी? 21 शिकायतें। इसलिए मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। इस 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। तो आपसे क्या सवाल पूछेंगे एग्जाम वाले कि 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ की पुकार नामक शीर्ष जो पत्र है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। इन भीलों की जो शिकायतें हैं वो इस 21 सूत्री मांग पत्र में दर्ज थी। और ये जो 21 सूत्री मांग पत्र है वो मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम क्या था दोस्तों? फतेह सिंह। ये फतेह सिंह आपके हर जगह आएंगे,
क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वह 1883 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी तक 47 साल तक इन्होंने शासन किया था। तो ये जो फतेह सिंह है मेवाड़ के महाराणा, इनके समक्ष मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र को प्रस्तुत किया गया। तो इन 21 मांगों में से मेवाड़ के महाराणा ने 18 मांगे मान ली, लेकिन जो 3 मुख्य मांगे थी इन भीलों की, आदिवासियों की, वह इन्होंने नहीं मानी। तो मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में भीलों के द्वारा एक और सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1921 ईस्वी में। तो एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, जो कि एक सशक्त आंदोलन था भीलों के द्वारा, किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। कब प्रारंभ किया गया था? 1921 ईस्वी में। तो 1921 में मेवाड़ के जो महाराणा है वह फतेह सिंह थे और इनके पास 21 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ की पुकार को भेजा गया। अब ये आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये हम देख लेते हैं। यह जो आंदोलन है कहां से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मातृकुंडिया नामक स्थान है। क्या नाम है उस स्थान का? मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो मातृकुंडिया नामक स्थान, मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? रासमी तहसील, रासमी तहसील। और ये रासमी तहसील किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ जिले की जो रासमी तहसील है उसमें मातृकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 ईस्वी में एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन कहा जाता है और इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत जी थे। अब कुछ समय बाद जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, इनकी एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा में लोग बैठे थे यहाँ पर। यह सभा कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 7 मार्च 1922 ईस्वी को। कहां पर स्थापित की गई थी ये सभा? विजयनगर के नीमड़ा नामक गांव में। विजयनगर के नीमड़ा नामक गांव में। और ये विजयनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यानी कि जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है वहां पर एक विजयनगर नामक गांव है, उसके नीमड़ा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में। और इस सभा पर वापस ये जो मेवाड़ भील कोर है, MBC, इस मेवाड़ भील कोर जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1841 ईस्वी में, कर्नल शटन के नेतृत्व में। कर्नल शटन के नेतृत्व में फिर से गोलीबारी कर दी गई। कर्नल शटन के नेतृत्व में एक बार फिर से गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में 1200 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए दोस्तों? 1200 लोग मारे गए। और ये जो नीमड़ा हत्याकांड है, सवाल क्या पूछेंगे एग्जाम में कि नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन से है। कब हुआ था ये नीमड़ा हत्याकांड? 7 मार्च 1922 को विजयनगर, जो कि गुजरात में स्थित है, इसके नीमड़ा नामक गांव में। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं इसके बारे में। इसके 1 महीने बाद, इस हत्याकांड के ठीक 1 महीने बाद, हत्याकांड के ठीक 1 महीने बाद 7 अप्रैल 1922 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1922 ईस्वी को फिर से मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में ये लोग जो है आंदोलन करने वाले थे। किस स्थान पर? ईडर राज्य के पोल नामक गांव में। ईडर राज्य के पोल नामक गांव पर 7 अप्रैल 1922 को एक बार फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर भी गोलीबारी की गई और लोग मारे गए। इस आंदोलन के बाद मोतीलाल तेजावत जी है वो भूमिगत हो गए। मोतीलाल तेजावत जी जो है भूमिगत हो गए। क्यों हुए भूमिगत? क्योंकि अब जो है अंग्रेज अधिकारी और मेवाड़ राज्य के जो राजकीय अधिकारी हैं वह इन सब मोतीलाल तेजावत जी के पीछा करने लग गए थे। किसका पीछा करने लग गए थे? मोतीलाल तेजावत जी का। इसलिए ये भूमिगत हो गए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर सन 1929 ईस्वी में, महात्मा गांधी के कहने पर 1929 ईस्वी में, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत जी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। कब किया गया आत्मसमर्पण? 1929 ईस्वी में।
इस आत्मसमर्पण करने के बाद 6 वर्षों तक इन्हें मेवाड़ राज्य में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में 1929 से लेकर 1936 ईस्वी तक इनको कैद में रखा गया, उस दुर्ग में नजरबंद रखा गया ताकि आगे इस प्रकार का आंदोलन ना भड़के, इस वजह से इनको कैद में रखा गया। और अंततः 1963 ईस्वी में खेड़ ब्रह्मा जो कहाँ स्थित है, गुजरात पालनपुर में स्थित है खेड़ ब्रह्मा, इस स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, मोतीलाल तेजावत जी की मृत्यु हो गई। तो मोतीलाल तेजावत जी जो है, इन्होंने भीलों में एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया जिसे एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा और भीलों के बावजी के नाम से पुकारा जाता है। आदिवासियों के मसीहा और भीलों के बावजी, इन दो उपनामों से भी पुकारा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत जी को। मोतीलाल तेजावत जी द्वारा 1920 ईस्वी में, मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1920 ईस्वी में एक संघ स्थापित किया गया जिसका नाम था वनवासी संघ। तो सवाल क्या पूछेंगे आपसे कि वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1920 ईस्वी में। मोतीलाल तेजावत जी जो है उनको आदिवासियों का मसीहा और भीलों के बावजी के नाम से जाना जाता है और उनके द्वारा 1920 ईस्वी में वनवासी संघ की स्थापना की गई। इस प्रकार हमने एक ही आंदोलन और भोमट भील आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत जी थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम तीसरा जो जनजातीय आंदोलन है, मीणा जनजातीय आंदोलन, उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मीणा आंदोलन। राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वह सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है और मीणा जो है अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं राजस्थान में? जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, ये वह स्थान है जहाँ पर मीणा जनजाति जो है वह अधिकांशतः पाई जाती है। जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की, और ये जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर में अधिकांशतः पाए जाते हैं। मीणा जो है खुद को क्षत्रिय मानते थे। क्या मानते हैं खुद को? क्षत्रिय क्यों मानते हैं? मीणा जनजाति जो है प्रारंभ में मीणाओं का राजस्थान के अधिकांश जो राज्य है वर्तमान उनके ऊपर शासन था। जैसे अगर मैं बात करूं बूंदी राज्य की, बूंदी जो राज्य है यहाँ पर पहले मीणाओं का शासन था और बूंदा मीणा के नाम पर ही इसका नाम बूंदी रखा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आमेर की, आमेर क्षेत्र जो है आमेर जयपुर में स्थित है और इस आमेर जयपुर पर भी पहले मीणाओं का शासन था, लेकिन बाद में कछवा शासक दुले राय के द्वारा यहाँ की मीणाओं को पराजित करके भगा दिया गया और वहाँ पर राजपूत राजवंश का उदय हुआ। इस प्रकार मीणा जो है उनके राजस्थान के अधिकांश रियासतों पर पहले शासन था। इस कारण ये स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। लेकिन कालांतर में मीणाओं के ऊपर जो है अधिक विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी तथा इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के काले कानून लगाए गए। तो मीणाओं का आंदोलन इसलिए प्रारंभ हुआ। मीणाओं का आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे सबसे पहला कारण था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि कब लाया गया था दोस्तों? 1924 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा यह एक्ट लाया गया था, जिसमें वे जनजातियां सम्मिलित थी जो कि चोरी या ऐसी गलत हरकतों में लिप्त थी। इस वजह से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है उन जनजातियों के खिलाफ लाया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा 1924 में। उसके बाद जयपुर राज्य, राजस्थान में जो जयपुर राज्य है उस जयपुर राज्य के द्वारा जरायम पेशा कानून लाया गया 1930 ईस्वी में। कब लाया गया दोस्तों? 1930 ईस्वी में। इस कानून को मीणाओं ने काला कानून बताया। काला कानून क्यों बताया इसको?
मीणाओं के लिए एक प्रकार से काला कानून था। इस कानून के तहत प्रत्येक मीणा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो या बच्चा, यानी 12 वर्ष की उम्र से बड़े स्त्री पुरुष और बच्चों को, सभी को जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पर जाकर वहाँ अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी या रजिस्टर में अपना नामांकन करना होता था, क्योंकि मीणाओं को उस समय चोर माना जाता था। लेकिन वास्तव में मीणा जो है वह दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। इस प्रकार ये काला कानून जो है, इस काले कानून के विरोध में मीणाओं ने राजस्थान में आंदोलन करने प्रारंभ किए। इसे ही हम क्या कहा जाता है, मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन में प्रमुख जो नेतृत्व करता है उनके एक बार नाम देख लेते हैं हम। सबसे पहले नाम आता है मुनि मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर, पहला नाम। फिर नाम आता है छोटू लाल झरवाल। इसके बाद जो मीणा आंदोलन संबंधित थे उनमें नाम आता है लक्ष्मी नारायण झरवाल। इसके बाद पंडित बंशीधर शर्मा। और एक और नाम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका नाम है बप्पा ठक्कर। ये जयपुर के थे बप्पा ठक्कर। तो ये जो 5 प्रमुख नाम बताएं, इनका संबंध किस आंदोलन से था, तो मीणा आंदोलन से था दोस्तों। एक बार मैं वापस नाम बता देता हूँ। जैन मुनि मगन सागर, छोटूलाल झरवाल, लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा और बप्पा ठक्कर, ये सभी मीणा आंदोलन से संबंधित थे। तो मीणाओं के द्वारा इस काले कानून, जयपुर राज्य द्वारा जो जरायम पेशा कानून लाया गया था, काला कानून करके इसका विरोध किया गया। और इसी विरोध में 1933 ईस्वी में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। किसका दोस्तों? मीणा क्षत्रिय महासभा। मैंने आपको बताया मीणा स्वयं को क्षत्रिय मानते थे, इसलिए इन्होंने मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया। कब किया गया था ये गठन? 1933 ईस्वी में मीणा क्षत्रिय महासभा का। इसके बाद सन 1944 ईस्वी में नीम का थाना जो कि कहाँ स्थित है वर्तमान में दोस्तों? सीकर में स्थित है। नीम का थाना जो कि सीकर में स्थित है, वहां पर 1944 ईस्वी में जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में तथा पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, ये कौन थे यहाँ पर? अध्यक्ष थे। और ये थे नेतृत्वकर्ता या गठनकर्ता कौन थे? जैन मुनि मगन सागर। और अध्यक्ष जो थे पंडित बंशीधर शर्मा। इनकी अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। तो 1944 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मदन सागर के नेतृत्व में और पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई जिसका नाम था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। यह कब स्थापित की गई थी दोस्तों? 1944 में। और इस समिति की स्थापना की गई थी जो जरायम पेशा कानून लाया गया था जयपुर राज्य के द्वारा 1930 ईस्वी में, उसके विरोध में एक आयोजन किया गया और उसमें मीणा राज्य सुधार समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1945 में सभी मीणाओं ने सम्मिलित होकर इसका विरोध किया और जरायम पेशा जो कानून है उसको हटाने के लिए राज्य को अर्जियां लिखी और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। इसके बाद 1946 ईस्वी में 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जो भी मीणा थे, चौकीदार मीणा, इन चौकीदार मीणाओं ने सामूहिक रूप से अपनी चौकीदारी की जो नौकरी करते थे उससे इस्तीफा दे दिया। तो यह दिवस जो है मीणाओं में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मीणाओं में मुक्ति दिवस
के रूप में कब मनाया जाता है? तो मीणाओं मुक्ति दिवस के रूप में 28 अक्टूबर 1946 का जो दिन है वो मीणाओं मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो चौकीदार मीणा थे, जो चौकीदारी का काम करते थे घरों में या गांव के बाहर, उन सभी ने सामूहिक रूप से चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार इस आंदोलन के पश्चात जयपुर राज्य में जो स्त्री है और जो छोटे बच्चे थे उनको अपने नज़दीकी थाने में जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी कुछ आंशिक रूप से छूट दी गई जराइम पेशा कानून में। और अंततः 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात ये जो जराइम पेशा कानून है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जराइम पेशा कानून पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार इसमें जो मेन बातें आपको याद रखनी है, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजन किया गया था? वह आयोजन किया गया नीम का थाना सीकर में। उसके बाद मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी में। और मीणा आंदोलन से जो नेता वो संबंधित कौन कौन से थे? मुनि मगन सागर, छोटूलाल जरवाल, लक्ष्मी नारायण जरवाल, पंडित बंशीधर शर्मा और बप्पा ठक्कर। जनजातीय आंदोलन में 2-3 बातें और है जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी वो बातें हैं। इस प्रकार हमने 3 जो आंदोलन है मुख्यतः मीणा आंदोलन, एकी आंदोलन और भगत आंदोलन पढ़ लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके मैं बता देता हूं। एक और नाम आता है मावजी। क्या नाम आता है दोस्तों? मावजी। इन मावजी के द्वारा उदयपुर जो राज्य है वहां पर लसाड़िया का पठार है। क्या नाम है? लसाड़िया का पठार। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। तो इन मावजी के द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। लसाड़िया आंदोलन, जो लसाड़िया का पठार है उस क्षेत्र में जो कि उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। संत मावजी के द्वारा यहाँ पर लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन भी जो आदिवासी है, जो भील जाति के निवासी आदिवासी भील, इन्होंने धार्मिक और एवं सामाजिक चेतना का विकास, धार्मिक और सामाजिक चेतना के विकास के लिए तथा उनमें जन जागरण पैदा करने के लिए संत मावजी के द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था उदयपुर में। लसाड़िया का जो पठार है वहां पर। तो ये एक आपको फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट क्या है कि मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का गांधी कहा जाता है मोतीलाल तेजावत जी को। मोतीलाल जो तेजावत है उनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत जी को। और लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? संत मावजी के द्वारा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे आने वाले वीडियो लगातार देखते रहिए। आपको इम्पोर्टेंट जानकारी राजस्थान के इतिहास के बारे में हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।